कभी आपने किसी को डिफेंड किया है जो आपको पता है कि वो गिल्टी है? हाँ, बहुत बार। मैं किसी को डिफेंड करने से ही भाग जाऊं तो फिर मैं वो बैंड पहनने के लायक नहीं। कोई भी ऐसा मिला है जो मॉरली और एथिकली 100% राइट? ना, ऐसे इंसान ही नहीं होते। न कल्प्रिट, न जज, न वकील, न पुलिस, न पॉलिटिशियन, वो कहीं नहीं मिलता। एक आईपीएस ऑफिसर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करी कि साहब मैं आईपीएस ऑफिसर तो हूं, लेकिन मैं उस कुत्ते की तरह हूं जिसका पट्टा पॉलिटिशियन के हाथ में। जो पॉलिटिशियन पावर में है, पूरा सिस्टम हिलाने का समाधान रखता है। आईपीएस आईएएस ऑफिसर से भी उसके सामने आईपीएस ऑफिसर क्या है? इंडिया में कोई भी अगर बड़ा एक पावरफुल इंसान होता है, हाँ, उसके अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा है तो उसमें सारे विटनेस को खतरा हो जाता है। जो पावरफुल आदमी है वो सिस्टम को पेनिट्रेट करता है, गवाह भी हटा देता है, और जो गरीब आदमी है वो इंसाफ के लिए तरसता रहता है। अगर क्रिमिनल है या विक्टिम है, सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए कि लॉयर के पास? विक्टिम जितनी जल्दी पुलिस में जाएगा उतना ही बेहतर केस होगा, और अगर मुल्जिम है वो पहले दिन ही वकील पे आए। डू यू थिंक कि जब पुलिस को आप अपना बयान लिखा रहे हो उस टाइम पे कैन यू रिकॉर्ड इट? यस, एवरी पुलिस स्टेशन मस्ट बी अंडर टोटल सीसीटीवी कवरेज। टेबल के नीचे कुछ तो रखेगा भाई। और ये होता है आज भी? बहुत होता है। जेन्युइन केस पुलिस दर्ज करने के लिए तैयारी नहीं। पुलिस के लिए कोई दीनो ईमान नहीं है। आप कभी किसी स्ट्रॉन्ग एथिकल पुलिस वाले से नहीं मिले? अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर इस पूरे एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स आपको देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम कम समय में कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। कभी आपने किसी को डिफेंड किया है जो आपको पता है कि वो गिल्टी है? हाँ, बहुत बार। आपको पता है कि वो एक हिनियस क्राइम के लिए गिल्टी है 100%। एंड उसने आपके सामने कन्फेस कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ डू यू नेविगेट कि मैं इस केस में अपने एथिक्स लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ? हाउ, व्हाट इज द केस चूज करने से पहले कोई तो मॉरल कंपास होता होगा या एथिक्स होते होंगे कि मैं, अब तो मुझे पता है इस आदमी ने बोल दिया कि सर मैंने ये किया है, तो मैं इसे बचाऊं क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक रीजन होता है आपकी तरफ से? इज इट जस्ट प्योरली ड्रिवन आउट ऑफ मनी? नो, देखिए दो चीजें हैं। नंबर एक ये है कि जो डिफेंस का लॉयर है, ही इज मेड ट्रेन्ड, और उसके ऊपर जो हमारी सोसाइटी है वो दायित्व देता है डिफेंड करना। कभी कभी हमें ये सीधे समझ में आता है कि भाई आपने जुर्म किया या नहीं किया, कभी कभी तो मुल्जिम ही बोलता है। तो उन केसों में, ऐसे केसों में जो मेरी जिम्मेदारी है डिफेंड करने की, वो और ज्यादा खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मेरी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है, जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफेंड करने के लिए जरूरी है। हाँ, बट कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं क्रिमिनल को बचा रहा हूँ? वो देखिए, उस सेंटिमेंट से मैं अगर गया कि साहब एक आदमी ने क्राइम किया है और मैं उसको बचा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है कि साहब परसेप्शन बेस्ड है। मेरा काम है अदालत में जो मुकदमा उसके खिलाफ आएगा वो देख के उस मुकदमे को तोड़ने की स्ट्रेटजी बनानी, गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन करने, और उस तरीके से प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को अदालत में बीट करना। मैं इस कंपस से नहीं चलता हूं कि मेरा क्लाइंट जो है वो गिल्टी है या नहीं है। थिंक अबाउट दिस वे। यस, मैं कि आपको पता है कि आप अगर अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए, हाँ, आपके क्लाइंट ने कुछ क्राइम किया है, हाँ, उसके बाद हाँ, मैं अगर इसको बचाने में सक्सेसफुल होता हूँ, हाँ, तो एक विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। सामने वाले का हो सकता है कि लाइफ स्कार हो गई, हो सकता है कि उसे जबरदस्ती पनिशमेंट हो गई जो शायद आपके क्लाइंट को मिलनी चाहिए थी। सो ये सब दीज थॉट्स, एथिक्स कभी लगता नहीं है? नहीं, इसके अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो है, जो हमें कानून की पढ़ाई कराई जाती है, और जो हमारी फैकल्टी में या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स जो आपकी इनग्रेन्ड आइडियोलॉजी देते हैं, वो दो एंगल पे चलती है।
नंबर 1 इज कि सोसाइटी जो है वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्टो करती है, आप पे दायित्व देती है कि अगर मुल्जिम आप पे आया, आपने उसको जज नहीं करना, आपने उसको डिफेंड करना है। इसी तरह प्रोसिक्यूशन पे दायित्व देती है कि आपने प्रोसिक्यूट करना है। सोसाइटी कभी मेरे को ये नहीं कहता कि साहब आपने प्रोसिक्यूशन को खरीदना है, बेचना है, या इस तरह के अनएथिकल या इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन ये दायित्व पहले देता है कि डिफेंड करने से आपने पीछे नहीं हटना। इसलिए कई बार और बहुत बार हमें यह पता रहता है कि साहब जिस क्लाइंट को मैं डिफेंड कर रहा हूं ये वाकई मुजरिम है, लेकिन उन केसों में और उसको डिफेंड करना ये मेरी ऑटोमेटिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे को मेरी सोसाइटी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर मैं डिफेंड करने से पीछे हट गया तो फिर तो आप कभी भी किसी की भी सजा कराओ, क्योंकि सिस्टम ऐसे चलता है कि साहब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो सरकार केस चलाती है, एक मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये रिपोर्ट हो गई। कंप्लेनेंट का काम है रिपोर्ट करना और सरकार का काम है कंप्लेनेंट को और सोसाइटी को जस्टिस दिलाना। जस्टिस दोनों चीजों में है, इंसाफ सजा करने में भी है, इंसाफ एक्विटल करने में भी है। तो प्रोसिक्यूशन को अपना दायित्व निभाना है। अगर वो अपना दायित्व पूरी तरह निभाए तो मैं ऐसे मुजरिम को डिफेंड करने में शायद असफल हो जाऊं। मैं कभी अपने क्लाइंट को ये नहीं पूछता हूं कि भाई मर्डर किया या नहीं किया, नहीं, ये मेरा काम पूछने का नहीं है। लेकिन बेशतर मुझे पता होता, ये हर क्रिमिनल लॉयर को पता होता। तो जब पता होता है तो फिर क्यों सेव करते? सेव करने का मतलब ये देखिए, एक थिंक अबाउट दिस राइट। मैं आप बोल रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, डू यू थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि किसी पे रॉन्गफुल एक्विजिशन है, एक्यूजेशंस हैं, हाँ, तो उसे बचाना आपका काम है, डिफेंड करना है डिफेंस लॉयर का। बचाने का मतलब फिर मैंने आपको ये बात बताई कि साहब हमारी ये नैतिक, प्रोफेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल ऑब्लिगेशन है, 4 तरीकों से। हाउ इज इट सोशल ऑब्लिगेशन टू सेव अ क्रिमिनल? आई टेल यू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिसाइड वेदर समबडी इज अ क्रिमिनल और नॉट, आपने जुर्म किया या नहीं किया, ये अदालत का दायित्व है। ट्रू, ये मेरा नहीं। मैं मेरे क्लाइंट को जज नहीं करूंगा। बट क्लाइंट खुद बता रहा है ना कि क्लाइंट बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तो जजमेंट हो गया, मतलब क्लाइंट ने बता दिया, एकदम फैक्ट्स रिपोर्ट कर दिए, सारे कॉन्फिडेंस किया मैंने, कॉन्फिडेंस में बात आ गई। अगर कॉन्फिडेंस में बात आ भी गई फिर भी आपको उसको डिफेंड करने से पीछे नहीं हटना है। क्यों नहीं हटना? मैं बताऊं, मैं मान लिया कि आप डिफेंड करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सोचते हो आप, क्या मोटिवेट करता है आपको ऐसे केस लेने में, और क्या कौन सी एक लाइन होती है जहां बोले कि यार ठीक है चलेगा, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उसमें ये होता है कि साहब आपसे जुर्म ज़बरदस्ती हो गया, सर्कमस्टेंशियली हो गया, या स्पर ऑफ द मोमेंट पे हो गया। कई चीज़ें होती हैं। दैट इज ऑल्सो वन, कि अनइंटेंशनल था, बहुत सारा इंटेंशनल भी होता है। मैं आपको इसको एक रिवर्स एग्जाम्पल बताता हूं। बंबई में 26/11 कांड हुआ। आमिर अजमल असाब कसाब जो पाकिस्तान से आया था, उसको सजाए मौत हुआ। जब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट लगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बड़े जो है ऊंचे लेवल के एक सीनियर एडवोकेट को बोला, जिनका नाम है मिस्टर राजू रामचंद्रन, सीनियर एडवोकेट। उनको बोला कि आप इसको डिफेंड करेंगे। वो तो जो है वीडियो के ऊपर गोलियां मार रहा था। तो क्यों डिफेंड करेंगे? क्योंकि जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर जो है राइट टू डिफेंड जो है, द ऑब्लिगेशन टू डिफेंड, ये जो है बड़े हाई लेवल पे है। यू कैन नॉट कन्विक्ट समबडी विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू बी डिफेंडेड। बादशाही में भी
सऊदी अरब में भी बादशाह किसी की सजा नहीं कर सकता जब तक कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंड ना किया जाए। अब अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड तो मुल्जिम पे है। अगर सारे वकील ही भाग गए तो फिर उसको जो है इंसाफ कैसे मिलेगा? सोसाइटी को इंसाफ तब मिलता है कि जब एक मुकदमा चले इन अकॉर्डेंस विद लॉ, प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करे, चाहे वो डॉक्यूमेंटरी है चाहे ओरल काउंट है, उसको एक अदालत में साबित करे, अदालत में फुल अपॉर्चुनिटी मिले और मुल्जिम भी डिफेंड हो। अगर मुल्जिम डिफेंड ही नहीं हुआ तो सोसाइटी को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, न तो नई दिल्ली में, न मुंबई में, न न्यूयॉर्क में, न लंदन में। ये जो आपने बात कही वो मॉरल कंपस की है। दिस मॉरल कंपस इज कम ओवर बाय अ डिफेंस लॉयर, बाय हिज स्कूल ऑफ थॉट दैट आई एम बोर्न ऑब्लिगेटेड इन टर्म्स ऑफ जो मैं बैंड पहनता हूं। ये वाइट आपने देखा होगा, एक वकील बैंड पहनता है। ये केवल एक कागज, ये जो है कपड़े का स्टार्च क्लॉथ नहीं है। ये बैंड आप पे एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है दैट यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। और ऑफिसर ऑफ कोर्ट के तहत एक जो क्रिमिनल लॉयर है उसके ऊपर एक नेचुरल ऑब्लिगेशन है कि आपने डिफेंड करना है टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज। बेशक आपको पता है या नहीं पता, वो हमेशा पता होता है। यू नो, कैन आई बी रियली ऑनेस्ट? यस, आई अंडरस्टैंड योर पैशन, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट मेरे अंदर एक आई डोंट नो, एक मेरा मॉरल कंपास है, या मैं बहुत छोटा हूँ इस बात को समझने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है, पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आई थिंक मेरी नज़रों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत है। मतलब कोई क्यों, जब ये दिख रहा है कि कोई एक टेररिस्ट हमारे देश में आया, बिल्कुल है, देश में आके उसने गोलियां चलाई, बिल्कुल हमारे इतने वीडियो पे नजर आया, हमें सबको पता है कि वो क्रिमिनल है। हाँ। क्यों हमारी ऑनरेबल कोर्ट का टाइम भी वेस्ट करना उसका केस लड़ने पे? डायरेक्ट दिख रहा है, इट्स क्लियर, जस्ट हटा दो उसे। क्यों उसे एक डिसीजन दे दो जो भी देना है। क्यों एक लॉयर उसका केस लड़ने के लिए रेडी भी होगा एंड उसके बाद सालों साल केस भी चलेगा। बिल्कुल। क्यों सबका टाइम, मनी, एफर्ट, रिसोर्सेज वेस्ट करना? एंड ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे मतलब रात में नींद भी कैसे आएगी? ये बात आपका बड़ा वाजिब, बहुत अच्छा सवाल है, नेचुरल सवाल है, लेकिन आप इसको इस एंगल से भी देखना जरूरी है कि साहब, जो हमारी पूरी कंट्री है, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आखिरकार वी आर नॉट नॉर्थ कोरिया। हम सऊदी अरब नहीं है, नॉर्थ कोरिया। वन साइड जो फंडामेंटल राइट है आपका, दैट इज द राइट टू बी डिफेंडेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अदालत जो है दो तरीके से मुल्जिम को डिफेंड करने का राइट अपहोल्ड करती है। ये भी बता रहा हूं क्यों कर रही है। अगर कोई वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उसको सरकार के खर्चे पे वकील दिया जाता है। वो इसलिए ये है कि हमारी सोसाइटी को एन ब्लॉक, कंप्लीट एन ब्लॉक, कॉम्प्रिहेंसिव जस्टिस आप सोसाइटी को देखिए, कोई भी मर्डर है, चाहे एक्ट ऑफ टेररिज्म है, चाहे रेप है, चाहे मर्डर है, दीज आर नॉट ऑफेंसेस अगेंस्ट द विक्टिम पर से। फैक्चुअली तो विक्टिम है जिसके ऊपर क्राइम हुआ, लेकिन दीज आर कंसिडर्ड टू बी द क्राइम्स अगेंस्ट द सोसाइटी। तो सोसाइटी को आपने इंसाफ, सोसाइटी में इंसाफ ये नहीं हो सकता कि इंदिरा गांधी मर्डर केस हुआ और सतवंत सिंह, बेअंत सिंह को जो है कि साहब एक आदमी पकड़ा गया, दूसरे को उधर ही स्टैन गन से गोलियां मारी गई। वो गलत था, आपको उसको एप्रहेंड करना था, कानून के जरिए उस पर मुकदमा चलाना था, उसके बाद में उसको सजाए मौत देनी थी। दैट्स हाउ यू सर्व। आप सोसाइटी में जस्टिस कैसे सर्व करेंगे? अगर सीधे ही हमने आदमी को गोली मार दी तो फिर तो जो है फिर एनकाउंटर राज है, जैसे यूपी में है कि आपने अब देखिए जी, आज ये सोसाइटी में डेट्रीमेंट कैसे लाता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आज की डेट में यूपी के पुलिस ने किसी भी आदमी को, सही है गलत है, या उस पर 3 केस है, इसको एलिमिनेट करना है, आप उसको 4 केसों में इंप्लीकेट कर लो।
और उसके बाद में एनकाउंटर कर लो, सरकार भी आपका सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो एनकाउंटर राज है कि इमीडिएटली विदाउट अ ट्रायल, जिस देश में, जिस सोसाइटी में ट्रायल नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी टू द डिफेंड इज नॉट अ सोललेस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी। फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड का मतलब है कि साहब अदालत के अंदर केस चला, अब आप तो जो है साहब कसाब टाइप आदमी है, आपको क्या पता है आपको अपना आप कैसे डिफेंड करना है। सो द लॉयर्स आर ट्रेन्ड टू डिफेंड, दे आर ऑब्लिगेटेड टू डिफेंड, दे आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोसिक्यूट एज वेल। सोसाइटी को इंसाफ तब मिलेगा, मुल्क को, पूरे कौम को, जब कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल हो, फुल अपॉर्चुनिटी हो, जुर्म साबित हो, उसके बाद में पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की जाए। Fair. तो इस तरीके से हमारा संविधान, दैट इज वॉट यू से इज दैट हाउसोएवर हाई यू आर, लॉ इज हायर देन यू। ये जो हम बात कहते हैं कानून, आप कितने ही ताकतवर है, कानून आपसे ताकतवर है। वो कानून कैसे ताकतवर है? क्योंकि समाज जो है उस कानून को ताकतवर बनाने के लिए अलग अलग जो शोबे हैं, अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग लोग हैं, एग्जीक्यूटिव है, पुलिस है, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उनके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तभी हम इंसाफ कर पाएंगे, तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। आपके ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई रोकथाम थोड़ी है केस चलाने से, आप चलाइए, जुर्म को साबित करिए। इसलिए लॉयर जो है वो मॉरल कंपास का शिकार नहीं होता। अच्छा, मॉरल कंपास की कोई लिमिट नहीं है। 4 मिनट के लिए एक सिविल लॉयर है, उसको पता है उसका क्लाइंट दूसरी पार्टी का पैसा खा गया, तो वहां मॉरल कंपास का क्या करोगे? आपको पता है मेरा क्लाइंट पैसा खा गया, फिर भी तो आप उसका डिफेंड तो कर ही रहे। तो अब मॉरल कंपास की कोई लिमिट नहीं होती। तो यू फील कि लॉयर्स का कोई मॉरल नहीं होता, कोई धर्म ईमान नहीं होता? लॉयर का पूरा धर्म ईमान है। उसको जो बैंड पहनाया तो उसके गले में एक ऐसा घंटा बांध लिया कि साहब आज जो है, जो वाई इज द लॉयरिंग कॉल्ड एज नोबल प्रोफेशन? बिकॉज यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यू आर एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी and for the benefit of the society. But sometimes you do things which tarnish the society. That may impact the society in a particular manner. वो आपका एक conclusion of perception है। Fair. वो आप perception, वो बात सही है। आपको लग रहा है इस केस में इंसाफ नहीं हुआ, इस केस में इंसाफ हुआ। That's the truth. So we are to perform, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। मुल्जिम को जज नहीं करना। हाँ, आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं, ओपिनियन जस्टिफाइड है। मैंने अभी क्या कहा कि हमारा मुल्क ओपिनियन और छोड़ना चाहिए, आजादी देना चाहिए, उसको कर्टेल ना करें। I agree कि I'll tell you, let's move from this topic, क्योंकि I'll tell you, क्योंकि I agree कि हर किसी को एक डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बिल्कुल 100%, भले वो क्रिमिनल हो, कल्परेट हो, विक्टिम हो, कोई भी इंटेंशनल एक्यूज्ड हो, जो भी हो, इंटेंशनली उसने कुछ किया, अनइंटेंशनली किया, हर किसी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसको डिफेंड करने की। बिल्कुल। पर आई स्टिल, मेरे को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों कोई जानने के बाद भी केस लड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेंस लॉयर अगर जो है कहीं पर भी कोई गलत काम करे तो वो अपने बैंड को जला रहा है, वो आपका अपना मॉरल। मेरे पे इजाजत नहीं है कि साहब मैं किसी गवाह को टैंपर करूं या उसको पेनिट्रेट करूं। मेरे पे जो इजाजत है और दायित्व है वो डिफेंड करने का है। अब लेकिन लॉयर्स की भी स्ट्रेटजी होती है, जो मेरे पे इजाजत नहीं है कि मैं किसी गवाह को बोलूं भाई आप गवाही मत दो, तो फिर तो मैं जो है कि साहब माई लाइसेंस विल बी स्ट्रक डाउन। फेयर। हाँ, लेकिन ये है कि साहब मैं किसी को डिफेंड करने से ही भाग जाऊं तो फिर मैं वो बैंड पहनने के लायक नहीं हूं। तो मॉरल फाइबर जो आता, आपको पता है भाई इसने जुर्म किया है, तो मैं अब जो है उसको बचाऊं नहीं, मैं उसको बचा नहीं रहा हूं। मैं अदालत में खड़ा हूं कि साहब जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस आए
उसके साथ कुछ सवाल जवाब तो होगा। प्रोसिक्यूशन ने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया बतौर एविडेंस, अब मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वही फोटोकॉपी आ गई, तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें डिफेंस लॉयर तो चुप बैठ गया कि जब आपने अपना केस खुद ही साबित नहीं किया तो मैं क्या करूं? आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लॉयर का धर्म है कि मैं लॉ के लिए जो जो मेरा कर्तव्य है वो करते जाऊं, और ये कर्तव्य मेरे को समाज ने दिया, उसी समाज ने मेरे को बैंड पहनाया। यस। और आप पे हम दायित्व देते हैं कि आपने दिफा करनी है, आपने डिफेंड करना है। प्रोसिक्यूटर को भी बैंड पहनाया, आपने प्रोसिक्यूट करना है। पुलिस पे हिदायत दी जिम्मेदारी की आपने ऑनेस्टली इन्वेस्टिगेट करना है। आपने जुर्म जो है एविडेंस न तो टॉप अप करनी है न हटानी है, जो सच्ची सच्चाई है वो आपने पेश करना है। पर ये सब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ लकीना तो रहता ही है। उसके अंदर आदमी का अपना मॉरल फाइबर है, और हर कोई अपने मॉरल फाइबर के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी पे है। अगर आप अपना काम ठीक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यू थिंक कि कोई भी इंसान जिससे भी आप मिले हो, जी ठीक है, कोई भी ऐसा मिला है जो मॉरली और एथिकली 100% राइट हो? ना ऐसे कोई नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अपने वे में बिल्कुल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसे इंसान ही नहीं होते कि जो परफेक्ट। नो, दैट इज एन इल्यूजन। No, मैं नहीं, ना ही कभी कोई विक्टिम और ना ही कोई न विक्टिम, न कल्प्रिट, न जज, न वकील, न पुलिस, न पॉलिटिशियन, वो कहीं नहीं मिलता। सब कॉम्प्रोमाइज था। कहीं ना कहीं हर किसी का कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज है। तो जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड वाले, हाँ, इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। हाई मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो इल्यूजरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक है, चैलेंज होगी। हाँ, लेकिन क्यों है, आपका एक कुछ प्योर डीएनए तो होता है, वो आपके विल पावर पे है। दूसरा, आप ये बात समझ लीजिए कि साहब अगर किसी का राइट टू बी डिफेंडेड है तो वो इल्यूजरी नहीं हो सकता। इट कांट बी एन एम्प्टी कॉन्कशेल। उसको भी आपने पूरी तरह जो है रोबस्ट तरीके से सामने रखना है। प्रोसिक्यूशन भी दमदार करनी है, डिफेंस भी दमदार करने हैं, जज भी तथ्यों पे चलने चाहिए, थ्योरी पे नहीं चलने चाहिए, जज भी नहीं डरना चाहिए। टेल मी दिस, ये पैशन, ये मोटिवेशन का सोर्स पैशन है कि मोनेटाइजेशन? ये देखिए साहब, जो बेसिकली जो लॉयर है, खास करके जो क्रिमिनल लॉयरिंग करता है, उसका प्योर सोल फूड, उसका डीएनए और उसकी ब्लड लाइन जो है वो जो है जुनून और पैशन पे होती है। देयर इज अ फायर इन हिज आइज, एक अनसैशिएबल फायर, नेवर एंडिंग फायर इन हिज बेली। सो मनी बस साइड आउटकम होता है। मनी इज कोलैटरल। कभी डरे हो केस लेने से? केस लेने से मैं जिंदगी में नहीं डरा। बिगिनिंग ऑफ द करियर में भी नहीं। उसकी एक वजह थी। ओके। वजह ये थी कि जब मैं फाइनल ईयर एलएलबी में पढ़ रहा था 1996 में, तो मेरी करीबी दोस्त प्रियादर्शनी मट्टू, उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। और जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन उसने मेरे साथ लंच किया। मीनिंग क्या हुआ? कैन यू एक्सप्लेन? सो प्रियादर्शनी के पीछे एक संतोष सिंह नाम का व्यक्ति, जो हमारे से एक बैच आगे पढ़ता था, और उसके पिता जो है दिल्ली पुलिस में काफ़ी हाई पोजीशन पे थे। मेरे ख्याल से शायद कमिश्नर भी नियुक्त होने वाले थे। वो उस लड़की से ज़बरदस्त ऑब्सेस था। तो वो उसको फॉलो करते रहे, हरास करते रहे। कभी कभी वो गाड़ी चला के आती थी, वो गाड़ी पार्क कर ली, उसने गाड़ी के पीछे अपनी मोटरसाइकिल ऐसे लगाई कि जब तक आप मोटरसाइकिल ना निकले तो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो प्रिया जो है वो हमारे यहाँ से 1990-91 में माइग्रेशन हुई, तो वो माइग्रेंट
कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की थी, तो मैं कश्मीर से आया था, मेरी पहले उनसे मुलाकात हुआ नहीं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात हुई, तो हम दोनों एक स्टेट से ही थे, तो बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। तो संतोष जो है कि साहब शाम को 4 बजे के बाद में उसके फ्लैट में ज़बरदस्ती घुस गया और उसके साथ नाजायज़ रेप किया। उसका गला जो है बिजली की तार से घोटा, उसका मर्डर किया, और उसके बाद में एक हेलमेट लेके उसने उसका पूरा मुंह तोड़ दिया। और उसी दिन उसने मेरे साथ लंच किया था। 12-1 बजे वो अपनी गाड़ी लेके चली गई और फैकल्टी ऑफ लॉ कैंपस लॉ सेंटर में हम दोनों पढ़ते थे। मैं अपने हॉस्टल वापस चला गया। अगले दिन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हॉस्टल के दरवाजे के नीचे था, तो मैंने पढ़ा वुमन मर्डर्ड इन बसंत कुंज। जब नाम देखा तो मुंह से चीख निकल गई। तो मेरे कई दोस्त आए, बोले क्या हुआ? मैंने कहा देखिए ऐसे, तो फटाफट एकदम टैक्सी पकड़ के चले गए वसंत कुंज। बड़ा गमगीन माहौल था वहाँ। तो मेरी दोस्त की डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गई थी। पता चला कि साहब लोधी रोड क्रेमेटोरियम में क्रीमेशन होगा। वो इमीडिएटली वहाँ चले गए। मैंने प्रिया की अर्थी को अपना कंधा दिया, तो ये दाया कंधा था। तो मैंने जब देखा तो उसका मुंह पूरा बैंडेज था। तब ये समझ में नहीं आया कि साहब वैसे शक्ल तो खुली होती है, पर मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि ये पूरा फेस जो है बैंडेज्ड क्यों है, छुपाया हुआ क्यों है। खैर हम लोगों ने लाश जो है लकड़ पे रखी, पूरी फैमिली, बहुत रोने का माहौल था। और इतनी देर में मुलजिम जो है संतोष सिंह अरेस्ट हो गए। ही वॉज अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस। 2-4 दिन के बाद में वो मुकदमा जो है केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो कैसे वो अरेस्ट कैसे हुए? इट वाज प्राइम सस्पेक्ट कैसे बने? प्राइम सस्पेक्ट था, तो उनके वहाँ जाने की वो मोटरसाइकिल की जो वहाँ पर वो ट्रेल मिली, तो इमीडिएटली केस रजिस्टर होते हुए उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। काफ़ी शोर मचा। तो केस जो है दिल्ली पुलिस से सीबीआई ट्रांसफ़र हो गया। कुछ दिनों बाद मेरे हॉस्टल में एक सीबीआई के एक इन्वेस्टिगेटर आए, इंस्पेक्टर अशोक कुमार तरियाल। बड़ा फ्लैशी सा ब्लू सूट उन्होंने पहना था, रेड टाई। तो किसी को बोला मैंने मिस्टर मीर से मिलना है, तो उन्होंने बोला आप रूम नंबर 53 चले जाएं। तो वो मेरे साथ लगभग 2-3 दिन काफ़ी टाइम रहे। 2-3 दिन? हाँ। तो लगातार उन्होंने केस की पूरी दलील मेरे से सुनी। और साहब जो है कि भाई मैंने पूरा उनको बताया भी किस तरीके से 1.5 साल से संतोष जो है भाई प्रियदर्शनी को तंग करता था। तो उसका ये था कि भाई आप मेरे से शादी कर लो। 2 बार तो मॉरिस नगर थाने में फॉर्मल कंप्लेंट भी दे दी। पुलिस वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उसके फादर बड़ा कनेक्टेड आदमी थे जी। तो अब इससे ज्यादा क्या करते? तो ये क्रीमेशन विमेशन सारा ये बयान हो गया। मैं अपनी LLB पास करी। यूनिवर्सिटी में भी कुछ हंगामा हो गया, कोई खास नहीं। तो 1997 शायद अगस्त की बात है, पटियाला हाउस। मैं अभी प्रैक्टिस मैंने शुरू नहीं की थी। मैं फर्स्ट ईयर LLM में मैं पढ़ रहा था, अपने हॉस्टल में ही रह रहा था। मेरे पे अदालत पे समन आ गए। कोर्ट ने ऑर्डर भेज दिया कि आना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो सीबीआई ने जब मेरे से बात करी थी और भी बतेरे लोगों से बात करी थी, तो कुछ उनके भी नाम वाम थे। तो जैसे ही गवाही के समन आए मेरे पे, तो इमीडिएटली मेरे पे कुछ लोग आने लगे कि मीर साहब आप कृपया करके अदालत मत जाएं, आपके लिए ठीक नहीं है। ओके। हाँ। तो थ्रेट्स आने लगे? हाँ, थ्रेट्स आने लगे। क्या थ्रेट्स आने लगे? थ्रेट्स की ये साहब कि देखिए आप अकेले कश्मीरी हैं यहाँ, और जो नॉर्थ कैंपस
डीयू है, इसमें आपको बिहार के बहुत स्टूडेंट मिलेंगे। अब जहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी होती है वहाँ झगड़ा भी होता है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी में ये होती है कि साहब अब जो ज़्यादा नंबर में है तो ज़्यादा लोग आते हैं, तो कभी कभी जो है एक आदमी को मारने के लिए 60-70 आदमी भी पहुंच जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो आमतौर पे स्टूडेंट्स का झगड़ा होता है उसमें एक बड़ा कॉमन टैक्टिक होता है, उसको कहते हैं कंबल मार। आप सर पे कंबल फेंकिए, उसके बाद में 2-4 हॉकियां मारिए, जिसको मारा उसको पता भी नहीं चलेगा कौन मार गया। और कंप्लेंट भी नहीं हो सकती 50 लोगों में, किस पे करोगे? किस पे क्या करोगे? तो इस तरह का जो है माहौल बिल्डअप होने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें और प्रेशर बनने लगा। एक दिन दरवाजे के नीचे कुछ टाइप्ड भी कोई चीज़ जो है एक स्लिप मिली, उसमें ये था कि साहब गवाही ववाही दी तो फिर आपके जानो माल के आप खुद जिम्मेदार हैं। तो अब मैं वाकई डर गया। तो मैं वो लेके सीबीआई की लोधी रोड की मैंने बस पकड़ी। तब गाड़ी तो थी नहीं, यूनिवर्सिटी में ही थे। तो मैं ये इंस्पेक्टर साहब के पास चला गया। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ऐसा है, मेरे पे तो अदालत से समन आया है और मैं पूरी तरह जो है गवाही देने का मैं पूरा इंटेंट रखता हूँ, पीछे हटने वाला नहीं, और मेरे पास ये थ्रेट्स आ रहे हैं जी, तो आप मेरी कुछ मदद करें। तो आप तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो वो साहब मेरे को जो है कि साहब लिप सर्विस करे, मिस्टर तरियाल। बोले कुछ नहीं, गीदड़ बग्गी है तो बस ऐसे ही है जी, आपको कौन हाथ लगा रहा। मैं कहा आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ? आप तो मेरे पास 2 दिन आए, अपने तो सुबह से शाम तक कम से कम कुछ नहीं तो 50 कप तो चाय पियो, खाना भी खाओ। तो हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स में आपस में भाई किसी को मारने के लिए आ जाओ तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आपको कोई हेल्प नहीं मिली? कोई भी हेल्प नहीं मिली, कुछ भी नहीं। ये भी मुझे नहीं बताया कि मैं क्या करूं नहीं करूं। मैं भाई अब मेरा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसी की जिम्मेदारी है विटनेस को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए हमारे मुल्क में विटनेस प्रोटेक्शन पे अभी भी हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि उस पे कोई कानून भी नहीं बना। अच्छा, सोसाइटी ही दायित्व देती है प्रोसिक्यूशन पे। अगर एक मर्डर हो गया, घिनौना रेप हो गया, और साहब एक लड़की की हत्या हुई, किसी की भी हुई, तो आपका तो काम है प्रोसिक्यूट करना, केस चलाना मुलजिम पे। आप क्या केस चलाएंगे जब आपका गवाही डर गया या आप उसको ना बचा पाए? खैर वापस प्रियदर्शनी पे चलते हैं। तो बड़ा मायूस होकर मैं बस पकड़ के वापस आ गया। तो अब 2-3 और लोग आ गए जो अगले लोगों को भी जानते थे, मुझे भी जानते थे। उनमें मेरे एक मित्र भी थे। तो वो जबरदस्त पढ़ाई करते थे आईएएस अफसर बनने के लिए। ओके। तो वो आके एक दिन उनकी आंखों में आंसू, बोले साहब माहौल बड़ा खराब हो रहा है तो आप बिल्कुल अदालत ना जाएं। तो मैंने कहा देखिए साहब ये तो बड़ी गलत बात है। आईएएस ऑफिसर ने बोला? नहीं, वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। ओके। हाँ, लेकिन बड़े अच्छे संजीदा, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। तो जो मुल्जिम पार्टी थी उनके साथ भी कुछ मित्रता थी, मेरे साथ भी थी। तो हमारे हॉस्टल में एक डब्बे वाला फोन होता था, जैसे पहले कॉइन डालते थे, उसी पे घर से फोन भी आता था। तो मेरे पिताजी जो है, जहां से मैं रहता हूं, तो मेरे पिताजी 25 साल की उम्र में एमएलए थे। ओके। हाँ, तो वाज अ वेरी यंग पॉलिटिशियन। 35 की एज में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो 15 साल एमएलए रहे, 7 साल मिनिस्टर रहे। तो अक्सर मेरे पिताजी फ़ोन करते थे। एक दिन फ़ोन आया तो बात हो रही है, लोकल लैंग्वेज में ही बात हो रही है। तो बोले आज। तब सर्विंग पॉलिटिशियन थे? नहीं, तब तो नहीं थे। अच्छा। क्योंकि ये तो 90s की बात है। तो बाद में फिर कश्मीर में अच्छे पॉलिटिशियंस के लिए तो काम ही ख़त्म हो गया। तो बोले आज तुम्हारी वो आवाज़ नहीं निकल रही जो नॉर्मली जिस तरीके से बात करते हो। क्या बात है? तो मैंने कहा जी वो जो मेरी दोस्त थी उसके मर्डर एंड रेप केस में अदालत से समन आए हैं। तो बोले क्या बात है? गवाही के समन है? हाँ। बोले घबरा रहे हो?
मैं बोले बिल्कुल नहीं। तो मैं बताना नहीं चाह रहा था कि डर लग रहा है। डर लग रहा है। तो अब इतना डर लग रहा, मैं हॉस्टल से ही बाहर नहीं निकल रहा। तो मेरे पिताजी जो है वो नेचुरली इंस्टिंक्टिव जो है भी कुछ समझ गए। तो बोले एक बात, बोले भाई दिल्ली क्या करने गए थे? मैंने बोला जी मैं तो पता नहीं क्या पूछ रहे, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। तो हमारे ज़माने में या नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर था या दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, नंबर 1 नंबर 2 में यूजुअली ऐसा ही कोई सीन था। कह रहा यार वकालत करना चाहते हो? मैं इरादा तो वही है। बोले आप क्या वकालत करेंगे, आप गवाही देने से डर रहे हैं? तो वो जब बात मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मुझे लगभग जो है 440 वोल्ट का करंट मेरे सर पे हिट कर गया। मैंने वो फोन नीचे रखा और इमीडिएटली अपने रूम में मैं गया, सोच विचार करा। तो मुझे लगा कि साहब अब ये केस में गवाही देना जो है, दिस इज वर्चुअली अ मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर मी, कि अब तो मैं मरने के बाद में भी पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर मेरे एक मित्र आए, तो मैंने कहा जी आप एक खबर भिजवा दें, जो भी करना है, कि गवाही देने तो मैं डंके की चोट पे जाऊंगा, जो करना है कर लो। तो तारीख भी मेरे को याद है, 18 सितंबर 1997 को मैं सुबह नहा धो के पटियाला हाउस कोर्ट गया। मेरे जज जो है, अगर ये आप डिटेल सुनना चाह रहे हैं तो प्लीज। तब के जज जो हैं एक श्रीमान एडिशनल सेशंस जज SC मित्तल थे। CBI स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक पटियाला हाउस कोर्ट के ही बड़े मजे हुए वकील, क्रिमिनल लॉयर श्री RK कालरा, और संतोष सिंह ने परहैप्स दिल्ली के सबसे बड़े क्रिमिनल ट्रायल लॉयर, जिनका नाम है, वो गुजर गए, पंडित RK नसीम साहब। नसीम साहब वही वकील हैं जिन्होंने जसिका लाल केस लड़ा। तो बड़े अहम केस उन्होंने लड़े। हमने बाद में जब वकालत में आए तो उनके खिलाफ भी कई केसों में उनके खिलाफ पेश हुए, मौका भी प्राप्त हुआ। उनकी और पूरी टीम लगभग 10-15 वकीलों की अदालत में मौजूद थी। तो CBI स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो बोला जी आज हमारे पास फलां गवाह है, तो मैं उस दिन वो गवाही जो है देने के लिए जब गया, आवाज लगी तो मैं विटनेस बॉक्स में गया। तो यूजुअली मैं अपनी यूनिवर्सिटी में विविड डिबेटर था, बात करने में पीछे हट रहा नहीं। लेकिन जैसे ही विटनेस बॉक्स में मैं गया तो मेरी टांगे ही लड़खड़ाने गई। आई ऑलमोस्ट पिस्ड माई पैंट्स। एकदम डर लगा मेरे को। कहा मैं इस तरफ से जो है केस बहस करता, लेकिन मैं विटनेस में था साहब। तो जज साहब ने एनकरेज किया। जज साहब बहुत अच्छे थे। तो उनको नजर आया कि साहब डर रहे, हाँ, या यूनिवर्सिटी से आया है। इत्तेफाकन तब तक मैं केस को फॉलो भी कर रहा था। तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से केस में एक ही गवाह आया, वो केवल मैं था। जितने भी बाकी लोगों पे समन गए या जिन लोगों से CBI की बात हुई थी, जिनके बयान लिखे थे, वो साहब सब भग लिए। एवरीबडी डक्ड एंड रैन लाइक अ रैट। तो मैंने वो गवाही एज प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 10 दी। गवाही में ये होता है, पहले प्रोसिक्यूटर आपको इंट्रोड्यूस करता है, फिर केस के बारे में जितनी आपको नॉलेज है तो उसमें सवाल पूछता है और बोलता जी हाँ जी, आप केस के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैंने पूरा उसमें जो है भी एक एक इंसिडेंट का मैंने बयान दिया। साथ में मुझे ये भी पता था कि मैं इस केस का एक बड़ा अहम गवाह होने वाला हूं, क्योंकि जो मोटिव था उसको एलिमिनेट करने का, उसका कत्ल करने का, उस पे मेरी वाहिद गवाही थी।
क्योंकि जो उसका कंडक्ट था पिछले 2 साल का, वो आपने देखा बहुत क्लोजली? वो मैंने क्लोजली देखा। 1-2 बार हमारा आपस में यूनिवर्सिटी में धक्कम धक्का, कुछ गाली गलोच भी हुई, कुछ वो बोला कुछ मैं बोला। तो उनका ये था कि भाई ये मिस्टर मीर जो है, क्योंकि प्रिया मेरे ही स्टेट से थी, हम यूजुअली बस साथ में चाय पी ली, कुछ साथ भी गए। उसको टेबल टेनिस खेलने का बड़ा शौक था और बहुत अच्छा गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। वकील भी वो बहुत अच्छी बनती क्योंकि फेयरलेस कैरेक्टर थी। तो बिल्कुल उसको नापसंद था। 10 लोग आ गए बीच में गुंडागर्दी करने, यहां से भी 2-4 खड़े हो गए। तो कुछ जो है आपस में झगड़ा वगड़ा, कुछ इधर गलो, थोड़ा गाली गलोच होके हाथापाई इतनी नहीं हुई, दांत वात किसी के नहीं टूटे। सो ऑब्वियसली ही डिसलाइक्ड मी, ऑब्वियसली आई डिसलाइक्ड हिम। तो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो नेचुरल ह्यूमन सेंटिमेंट है। बट ये सामने वाले वकील ने क्वेश्चन नहीं किया। तो अब उस पे बात आती है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो पंडित R.K. नसीम साहब जो हैं वो वैसे ही दिल्ली के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ही वुड हैव बीन ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के वो हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट क्रॉस एग्जामिनर्स होते। मैंने देखा उसने तो मेरी तो आप छोड़िए, वो ऑलमोस्ट मेरा DNA मैप कर गया था। मैं खाता क्या हूँ, जाता क्या हूँ, मेरे 10 साल 10वीं में मेरे पे मार्क्स क्या थे, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या थे, मेरी सोच क्या है, मेरे विचार क्या रहे, मैं क्या डिबेट बोलता हूँ, इस पे सारा उन्होंने लाइन अप किया था। उनके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि साहब जिसका कत्ल हुआ वो कश्मीर की रहने वाली, यस, कश्मीरी पंडित माइग्रेटेड, जो गवाह है ये कश्मीरी मुसलमान, ये आपस में दोस्त भी हैं। तो जो गवाह साहब आए हैं ये रंजिश और दुश्मनी में आए हैं, तो इनको डिस्क्रेडिट कर लिया जाए, इनकी गवाही रद्द कर ली जाए। जो पूरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी वो इसी को दिखाने के लिए थी कि किसी ना किसी तरह आपका ये मोटिव साबित कर दो कि मैं तो जो है रिवेंज में आया हूं। तो उससे जो मेरी नेचुरल गवाही है वो जो साहब है वो ओवरशैडो हो जाती, वो रूल आउट हो जाती, अनबायस नहीं बचेगी। ये बहुत अच्छा लफ्ज आपने यूज किया, क्योंकि जज को वही गवाह पसंद आता है जो बायस्ड ना हो, जिसकी एक नेचुरल टेस्टिमनी हो। मैंने ये लाइन ऑफ एक्शन पकड़ा और उसको मैंने डॉज करना शुरू किया। जितना क्रॉस होता रहा उतना ही नसीम साहब जो है नर्वस होने लगे, ये मुझे नजर में आया। उतना उनका मुंह लाल होने लगा, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर ये लड़का गवाही दे गया तो ये मेरे डिफेंस के केस को बड़ी लंबी चोट पहुंचाने वाला है। इसलिए जो प्राइमरी टारगेट था थ्रेट करने का, एलिमिनेट करने का, वो वहीं से चल के आ रहा था। क्योंकि क्या होता है जी, हमारे पास किसी भी डिफेंस लॉयर के पास जब एक क्लाइंट जाता है और केस डिस्कस करता है तो वो हमेशा हमें समझ में आता जी भाई कौन सा इस केस में गवाह है जो आपके केस के लिए बहुत खतरनाक है। तो हम क्लाइंट को बता देते हैं कि साहब ये जो गवाह है इसकी टेस्टिमनी बड़ी वाइटल है, तो इसको या तो चेंज करो या रुकवा दो या जो भी जैसे भी आप करना चाह रहे, या इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बताओ कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन में इसको नकारा कर दें कि इसकी गवाही की वैल्यू नहीं बचे। बिल्कुल। तो उन्होंने स्टार्ट करा वहां से हटाना। फिर इसलिए साहब जो है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जितने सवाल और बढ़ते गए उतना उनका केस कमजोर होता गया। 8-10 पेश में मेरा पहला, जिसको प्रथम बयान कहते हैं या अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस जो है वो 13-14 पेजों में बढ़ता गया। 1-2 सवाल उन्होंने बीच में जो है वो गलत पूछे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील कभी भी गवाह को ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं देता, तो उस पर तो मैं माइलेज ले लूंगा।
यस नो पे। हाँ, उस पे यस नो पे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बोला, अगर ओपन एंडेड पूछ लिया तो देन आई कैन डू अ लॉट ऑफ फिलिंग इन। मैं अपनी कहानी बता सकता। हाँ, मैं आपके केस को और बिगाड़ दूंगा। वो बिगड़ता कैसे है कि उसमें जज बाद में ये कहता है कि देखिए, आपके गलत क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से अगर उसका चीफ इफेक्टिव नहीं है तो आपने क्रॉस इफेक्टिव करवा दिया। आप इस बात को समझ में आए कि साहब, अगर मेरे पहले बयान में दम नहीं है, लेकिन आपने ऐसे कुछ बेवकूफ टाइप सवाल पूछ लिए कि आप अपने मुल्जिम को बचाने के बदले में उसको बिगाड़ गए, उसको और फंसा गए, क्योंकि गवाही तो दोनों है और जज दोनों देखेगा। जहां से स्ट्रेंथ मिलेगी वहां से उसको पकड़ के फिर आपके खिलाफ लिखना शुरू करेगा। 14-15 पेजों में गवाही खत्म हुई। गवाही खत्म हुई और मैंने अदालत का शुक्रिया किया। जो अदालत के बाहर हुआ वो मेरे दिमाग में अभी तक छपा हुआ है। क्या हुआ? तो ये जो 2 केस थे, हमारी जो क्रिमिनल हिस्ट्री रही है केसों की, 2 केस सबसे ज्यादा पहले मीडिया हाईलाइट जो हुए, या जिसमें हम कहते हैं मीडिया इंट्रूजन, वो जेसिका लाल था और प्रियदर्शनी था। इसमें मीडिया का बड़ा इंट्रूजन था। उस पर कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी हुए, बाकी चीजें भी हुई, मीडिया में रिपोर्टिंग जबरदस्त थी। तो साहब, अदालत के बाहर तो जो प्रिया के फादर थे, श्री CL मट्टू, वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे। जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हो गए अनफॉर्चुनेटली। ये बाहर आए तो ये जोर की इन्होंने मेरे को झप्पी मारी, मोटे मोटे आंसू इनके गिर रहे, वो मेरा माथा चूमा। ये मेरे पिताजी को जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था। तो बोले, मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि आज आप यहां क्यों आए। अब वो आंसू क्यों मोटे मोटे गिरे? वो इसलिए गिरे राज कि वो कभी अपनी जिंदगी में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उसकी रेप्ड, मर्डर्ड, फेस डिस्ट्रॉयड, ब्लजन्ड लड़की की गवाही देने के लिए कश्मीर का कोई आदमी आएगा। जो उसके दिल्ली के दोस्त थे जिनके साथ वो पार्टी करती थी, उनमें से एक भी आदमी उसकी गवाही देने के लिए नहीं आया। फिर उनकी और मेरी, तो मैंने उनको वापस गले लगाया और मैंने कहा, मट्टू साहब, आप घबराएं मत, इसको हम फांसी पे लटकाएंगे। तो मैं फिर बेशतर उस केस को फॉलो करता था। इसको यहां रोक के मैं वापस आपके सवाल पे आता हूं कि क्या कभी डर लगा? केस लेते हुए, लड़ते हुए कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस से पहले, शुरू करने से पहले, जो ये गवाही दी उसमें मैंने पूरा अपना डर मार दिया। अब मैंने सोचा इससे ज्यादा क्या हो सकता है। यहां तो मैं मौत के मुंह में से बच गया और इत्तेफाकन कोई हमला भी नहीं हुआ। जो लोग आ रहे थे, एमिसरीज भी आ रहे थे, लेकिन कुछ सोच विचार समझ में आ गया होगा कि बेजी अब मिस्टर मीर पे हाथ डाल लिया तो और ही हमारे जो है हालात खराब हो जाएंगे। बट किसी ने हार्म नहीं किया कभी? उसमें तो फिर कोई हार्म तो हुआ नहीं। मैं केस को तो फिर फॉलो करता गया। तो मैं कई बार उस केस को, जब मैं केस नहीं लड़ रहा था या मेरे पे टाइम था और वो केस चलता था, तो मैं अदालत में बैठता था। अब मेरे बैठने से भी जो है वहां पर बड़ा टेरर हो जाता था। तो जीपी थरेजा साहब ने वो केस जज किया, उसमें उन्होंने सजा करी, इसमें उन्होंने संतोष सिंह को एक्विट किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। छोड़ दिया। हाँ। सीबीआई ने उसकी अपील फिर हाई कोर्ट करी। हाई कोर्ट में मर्डर केस की अपील हमेशा 2 सीनियर जजों पे जाती है। तो अपील की बहस शुरू हुई, तब तक मैं फुल फ्लेजेड वकालत में आ गया था। तो अक्सर मेरी मट्टू साहब से मुलाकात होती थी, मेरी खैरियत भी पूछते थे।
तो हमारी बेंच लगी जी, हमारे एक बड़े लेजेंडरी जज थे ऑनरेबल जस्टिस RS सोडी, उनकी लीड बेंच थी, उसी में अपील शुरू हुई। नसीम साहब बहस कर रहे हैं, CBI के वकील बहस कर रहे हैं, अतः उसमें फैसले का दिन आया। फैसले के दिन मैं उसी अदालत में मौजूद था और फैसला ये हुआ कि एक्विटल सेट असाइड, संतोष सिंह कन्विक्टेड। उधर ही हाथ के हाथ, तब तक वो प्रैक्टिस में भी आ गया था, हाथ के हाथ उसको हथकड़ी डाल के कस्टडी में ले गए और साहब आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस पे केस लगा। जब आपने कन्विक्शन करी, अब सेंटेंस क्या करेंगे, कितने टाइम? तो मर्डर केस में 2 ही सजा हो सकती है, या सजाए मौत या आजीवन कारावास। तो सेंटेंसिंग पे आर्ग्यूमेंट हुई। तो फिर मट्टू साहब मेरे से मिले, तो आपस में हम बात भी कर रहे थे। तो मैं उस केस में कोई वकालत तो कर नहीं पाता क्योंकि मैं तो वैसे ही गवाह था, मेरे पे इजाजत भी नहीं थी, लेकिन सपोर्ट मैं उनको कर रहा था। तो जस्टिस सोडी ने संतोष सिंह को सजाए मौत दी, जो एक बड़ा रेयर ऑर्डर है। फांसी नहीं होती हमारे यहाँ? नहीं, आमतौर पे सिंगल मर्डर में नहीं होती, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करना पड़ता है। तो जब वो बहस हुई तो उन्होंने कहा, देखिए साहब, मैं आपके क्लाइंट को सजाए मौत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा जल्लाद है, इसने लड़की के साथ एक तो रेप किया, फिर गला घोट के बिजली की तार से उसका गला घोटा, उसके बाद में भी इसको तरस नहीं आया और हेलमेट लेके उसने दाएं 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 से उसका पूरा मुंह तोड़ दिया। तो ये आदमी सजाए मौत देने लायक है। तो कलम लिख के सजाए मौत मिली। उसकी अपील फिर संतोष सिंह ने सुप्रीम कोर्ट करी और साहब वो फिर जो है डेथ टू लाइफ कन्वर्ट हो गया, कन्विक्शन वही रही। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही, वकालत शुरू करने से पहले ही मेरी जिंदगी में ये बड़ा अहम टूमल्टस मौका हुआ। तो मुझे ये एक किस्म से आईना, एक मिरर मोमेंट था। तो मेरे लिए 2 ऑप्शन थे, या तो मैं भाग जाऊं और या तो मैं डट के गवाही दूं। तो अगर मैं वो गवाही नहीं देता तो मेरे ख्याल से हर दिन मैं सुबह जब शेव करता तो शायद आईने पे थूक लेता। रिग्रेट होता। तो कुछ मेरी तरबियत, कुछ मेरा DNA, कुछ मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए। उसके बाद में जब काम शुरू किया, कोई भी केस किया, जो भी जैसे भी आया, कई बार जो है बड़े हार्ड क्रिमिनल्स के केस लड़े। ऐसे ऐसे मेरा एक क्लाइंट है जिसने 7 मर्डर किए, 3 में मैंने उसको एक्विट कराया, 4 उसने खुद सेटल किए। फिर मुझे डर कभी नहीं लगा। तो कुछ मेरी वकालत का, कुछ मेरे नजरिए का जो है, प्रियदर्शनी में गवाही देनी जो है एक बड़ा अहम पर्सपेक्टिव रहा। अभी भी मैं उसको मानता हूं। सो वहां से डर खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि करियर फॉर्मली स्टार्ट होने से पहले ही आपने देखा कि फियरलेस बनने का रिवॉर्ड क्या होता है। बिल्कुल। वो बात थी 1996-97 की। आज 2024 है। आज भी हमारे देश में विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम पे कोई कानून नहीं। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन उसी पे था। हाँ, कि इंडिया में जी, मैक्सिमम केसेस आए दिन हम सुनने में आता है हमको, हाँ, कि जहाँ पर कोई भी अगर बड़ा एक पावरफुल इंसान होता है, हाँ, उसके अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा है जी, तो उसमें सारे विटनेस को खतरा हो जाता है और धीरे धीरे विटनेस की मिसिंग, डेथ, मर्डर्स होना बहुत न्यूज़ आने लग जाती है। बिल्कुल आता है। राइट, देयर वाज जैसे आसाराम बापू केस, उसी पे मैं आ रहा था। तो आसाराम बापू केस एग्जैक्टली राइट। अगर आप उसमें देखो, हाँ, तो उसमें था कि 3 विटनेस की डेथ हो गई, हाँ, 5 इंजर्ड हो गए, एक मिसिंग हो गया, फिर पुलिस एजेंसीज जो उसके ऊपर जो सर्च कर रही थी, जो एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि किसी न किसी तरह उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वो इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करे, उनको भी थ्रेट्स आने लगे। बिल्कुल आने लगे। एंड ये सब ऐसा सिर्फ इस केस में नहीं हुआ, बहुत सारे केसेस में होता है। इनफैक्ट इसका एक लूज डिपिक्शन जो नॉर्मल लोगों को, हम जैसे लोगों को देखने को मिलता है, वो बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलता है। बिल्कुल।
कि जब भी विटनेस प्रोटेक्शन की बात आती है तो या तो कोई ट्रक से उड़ जाता है, कोई कहीं से हो जाता है, विच इज वेरी, आपने देखा होगा गवाह आ रहा है, ट्रक चढ़ा दिया, उड़ा दिया, एक्सीडेंट में मारा गया, थ्रेट दे दिया, उसे रातों रात रीलोकेट करा दिया, उसको देश छोड़वा दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। और फिर अगर कभी वो किसी तरह प्ली करके कोई वकील गवर्नमेंट से या पुलिस से या कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन दिलवा भी दे, हाँ जी, तो उन्हें एक ऐसा कांस्टेबल दिया जाता है विद अ गनमैन, जो मूवीज में तो ऐसा दिखाते हैं कि कुछ काम का नहीं है। मतलब जैसे एक पिक्चर में वो बड़ा आदमी था, एग्जैक्टली, जॉली एलएलबी में। तो उसमें ऐसे ही दिखाते कि एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड जैसा बहुत ही पतला सा आदमी, कि जिसको आप कोई भी चलते चलते वो क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं रखता। एग्जैक्टली। तो ये विटनेस, मतलब विटनेस प्रोटेक्शन के नाम पे तो डर है, मतलब कुछ है, बिल्कुल खत्म है। मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल दूंगा। मैं आपको एक, आपकी बात से ना एक चीज बताऊंगा बहुत, ये क्यों मैंने क्वेश्चन लिखा और क्यों मेरे को जानना था इसके बारे में। हाँ। मैं एक पार्टी में गया था जी, जहाँ पे जजेस, लॉयर्स, बहुत सारे लोग थे, राइट, काफ़ी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लोग थे, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, राइट। एंड वहाँ पे मैं एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिला जी। एंड मैंने उनसे ये पूछ लिया कि यार आप डरते नहीं हो क्या इन सब चीज़ें करने में, मतलब बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोचो, अगर विटनेस को इतना डर लगता है, आप तो जज साहब हो, कि आपको तो आए दिन खतरा होता होगा, कोई आपका बेटा बेटी आपके से खुला घूम रहे हैं क्या, लाइक बिकॉज मूवीज में ही दिखाते हैं, डरा दें, किडनैप करें। हाँ बिल्कुल। एंड उन्होंने मुझे बात बोली कि विच वॉज वेरी अनऑर्थोडॉक्स, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई एक कंट्री के जज बोलेंगे। क्या बात बोली? उन्होंने मुझे बोला कि ज़्यादा डर ना क्रिमिनल को है, ना जज को है, ना विक्टिम को है, सबसे ज़्यादा डर होता है विटनेस को। बहुत अच्छी बात कही। तो तुम ये सोचो कि जिस इंसान ने देखा, ना उसके साथ गुजरी है, ना उसने किया है, ना उसे फैसला सुनाना है, लेकिन उसने देख लिया, अब उसको रोज़ अपने मॉरल से कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि मैं कोर्ट में जाके क्या बताऊं, और अगर मैं बताता हूं तो मेरे साथ क्या होगा, नहीं बताता हूं तो मैं मेरे कॉन्शियस के साथ कैसे रहूँगा। एंड वो इसी के अंदर लाइफ टाइम करते रहता है, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। जजमेंट अगर फॉर में आया तो भी वो खुद को बोलेगा हो सकता है मेरी वजह से एक इनोसेंट को जेल हो गई, और अगर अगेंस्ट में आया तो उसने बोला मैंने सही नहीं बोला होगा इसीलिए वो बच गया। तो बोलते विटनेस का होना सबसे दर्दनाक बात है, उसको सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में ज़्यादा विटनेस को बचाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। तो तुम ये सोचो बेटा, तुम जज तो ठीक है बन जाना, कभी बन जाए तो, लेकिन विटनेस बहुत रेयर होता है, और कभी बन गए तो तुमको तब पता चलेगा क्या होता है। बहुत परेशानी होती। एंड दैट इज सो डीप कि कोई एक जज कैसे बता रहा है मुझे ये बात। इमेजिन, लाइक आई कांट एक्सपेक्ट, मैं सोचता हूँ कि जज तो मुझे एनकरेज करेंगे इसी चीज़ों की, बट ही वाज टेलिंग मी रियलिटी। सो ये वाकई बहुत बहुत बड़ी रियलिटी है, दुखदाई भी है। आसाराम का जो केस है उसमें भारत सरकार ने तो आज तक विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम पे कोई कदम नहीं उठाया, न कोई कानून बनाया, नए कानून में भी इसका कोई खुलासा नहीं है। हमारे एक बड़े मशहूर जज जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बड़े अहम, हाई मॉरल फाइबर, अपने जमाने के कैंपस लॉ सेंटर के टॉप इंटेलेक्चुअल इन लीगल ल्यूमिनरी, बहुत अच्छे, ऑनरेबल जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी, ये जब सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लेके गए तो जो आपने अभी आसाराम के केस में जो अगला गवाह हिट लिस्ट पे था, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन दाखिल हुई। उसको कहते हैं महेंद्र चावला बनामे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आमतौर पे उसको हम लिखते हैं महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आम भाषा में महेंद्र चावला बनामे भारत सरकार। इस याचिका को जस्टिस सीकरी की बेंच में पेश किया गया। वकीलों ने बड़ा अच्छा काम किया। जस्टिस सीकरी ने यह अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब करी और विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम पे जजमेंट के जरिए डायरेक्टिव दे दिया। क्या डायरेक्टिव ये दिया कि साहब हर इंपॉर्टेंट केस में
ये आईओ की जिम्मेदारी है, आईओ मने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, हाँ। कि वो ये देखे कि जो गवाह वो अदालत में पेश कर रहा है उसके साथ थ्रेट परसेप्शन है या नहीं है। और यदि तो थ्रेट परसेप्शन है तो आईओ के पास ये पावर है कि वो सरकार से बजट की एलोकेशन के लिए ग्रांट करे, सरकार पैसा देगी, सरकार के खर्चे पे जो गवाह है वो सीक्रेट लोकेशन पे रखा जाएगा और उसके साथ 24 आवर्स गनमैन रहेंगे। मैंने अपने करियर में विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम बेस्ट जो देखी वो मैंने देखी उन्नाव रेप केस में। अगर आपने नाम सुना हो, कुलदीप सिंह सेंगर जो है आज की डेट में सजायाफ्ता मुलजिम है, उनकी अपील अभी फॉर्मर एमएलए बीजेपी के, गांव माखी के वो रहने वाले हैं, उन्नाव जिला है, वहां से वो कई बार एमएलए हो, वहां का पावरफुल पॉलिटिशियन है। उनके केस में एक बड़ी विचित्र कहानी हुई। जो उसमें विक्टिम पार्टी थी वो अपनी छोटी मारुति गाड़ी में वकील साहब के साथ कहीं जा रहे थे, सड़क के इस तरफ से ट्रक कूदा और मारुति पे गिर गया। वकील साहब भी गुजर गए, 2-3 लोग गुजर गए जी। टीवी पे हंगामा हुआ कि पावरफुल पॉलिटिशियन ने पूरे विक्टिम के खानदान को खत्म करने की कोशिश करी। जस्टिस रंजन गोगोई उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। तो साहब ये जब ट्रक कूद गया, इतना प्रेशर बना कि जस्टिस गोगोई ने कुलदीप सिंह सेंगर के जितने भी केस चल रहे थे, इंक्लूडिंग दिस रेप केस, जो लखनऊ स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट के तहत चल रहे थे, सब दिल्ली ट्रांसफर कर लिए और नामजदा करा ऑनरेबल जस्टिस डीके शर्मा, जो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज 30 हजारी कोर्ट थी, कोर्ट को वो संभाल रहे थे, कि आप मुकदमा चलाएंगे। और उनको हिदायत दी कि 40 दिन में मुझे एक मर्डर केस और इस रेप केस पे फैसला चाहिए। ये बड़ा कम ऑर्डर होता है, क्योंकि अगर मर्डर केस में 60 गवाह हैं तो 40 दिन में केस कैसे खत्म करोगे। अब इस रेप केस में ही लगभग 30 गवाह थे। तो लखनऊ से कुछ वकील साहब तशरीफ लेके आए, बोले मीर साहब वी वांट यू टू लीड अस। तो बोले आप दोनों केस लड़े। मैं पागल हुई, मैं 2 केस कहां से लड़ूंगा। मैं कहा आप वो केस बताओ जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वो केस मैं लीड करूंगा। उन्होंने बोला आप ये रेप केस लड़ो। तो आप फॉर लड़े अगेंस्ट लड़े? मैं फॉर लड़ा, फॉर दी कुलदीप सिंह सेंगर। ओके, उनको मैंने डिफेंड किया। यूजुअली मैं डिफेंस लॉयर हूं, मैं प्रोसिक्यूटिंग लॉयर नहीं। कभी कभी कंप्लेनेंट की तरफ से भी हम लोग पेश होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैं डिफेंस करता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर का जो भी केस हो मैंने पढ़ा, उसमें हर गवाह पे 2 गनमैन और सीक्रेट लोकेशन। जो 2 गनमैन है उनके दोनों हाथों में AK-47। तो ये मैंने अपनी कुछ साल पहले 2019 में हम लोगों ने केस लड़ा, केस में सजा हुई, अपील अभी बहस हो रही है। ये महेंद्र चावला का काम है जी। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कानून बनाया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। ये अफसोस की बात है। So completing that case, yes, going back to the, तो आपने केस लड़ा और वहां पे आपको लगता है विटनेस प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग मिला? बहुत स्ट्रांग मिला। तो वहाँ पे यू थिंक कि जो आपके क्लाइंट थे उन्होंने ट्राई किया कि सामने वाले को थ्रेट कर दो किसी तरह से? उस थ्रेट तो जो है इनहेरेंट उसके अंदर जो है, लड़की के बाप पे भी हमला था। तो कैसे विटनेस प्रोटेक्शन स्ट्रांग हुआ? क्योंकि उसने तो हमला किया। उस पे अलग केस था। जो बाकी गवाह थे, जो उसके लूज एंड्स जो है भर देते, या अगर वो टूट जाते या वो गवाही नहीं देते तो मुलजिम का केस और बेहतर हो जाता। हर गवाह पे 2 गनमैन सीक्रेट लोग, आप गवाह को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे यदि तो आप करना भी चाहें। तो वो वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया, बहुत अच्छा करा। एक मिस्टर त्रिपाठी थे सीबीआई के अफसर, लखनऊ से तशरीफ लेके आए थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हर अहम गवाह को उन्होंने प्रोटेक्शन सीक्रेट लोकेशन पे रखवाया
और गवाही के साथ 24 घंटे 2 सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सीआरपीएफ इस तरह की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इस तरह का, और उसके लिए उनका बजटरी एलोकेशन था। उनके जेब से कुछ नहीं जाना। अगर वहां पे कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के जी, अगर वो सही टाइम पे सही टाइप का प्रोटेक्शन नहीं देते तो आज वो बाहर हो सकते थे। नहीं, इसको उस एंगल से नहीं देखा जा सकता। जनरली जब आप एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आदमी, बिजनेसमैन, आईएएस अफसर, हेवीली इन्फ्लुएंशियल, हेवी वेट, चाहे वो पैसे का, चाहे वो इन्फ्लुएंस का, चाहे वो पॉलिटिशियन है, उसमें इस तरह के दबाव जो है वो लाजिमी है, वो कहीं ना कहीं से आते ही आते हैं। चाहे आप उसको ऑर्केस्ट्रेट करें या नहीं करें, बात अलग है। उसके अंदर जो मेरा क्लाइंट है वो तो जेल में बंद था। मेरा केस जो है मेरिट पे बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। क्या था मेरा केस? जो उसके अंदर ये था साहब कि जो वो लड़की थी उसकी कहानी जो है बड़ी अजीबोगरीब थी। एक तो उसने क्या करा, जो कंप्लेनेंट बिटिया थी उसने एलेज करा कि साहब मेरे साथ ये जो रेप किया बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने, जब वो अदालत में आई तो उसने कहा जी 4 जून 2017 को मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है एक शशि सिंह, वो मुझे वहां नौकरी दिलाने के बहाने से ले गई जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। ये बात उसने कभी रिपोर्ट नहीं करी इमीडिएटली। इसके बाद में कोई 11-12 जून को ये लड़की, इसने एक नया केस दर्ज किया, कोई 18-19 में, 18-19 जून को एक नया केस दर्ज किया। उस केस के मुताबिक इसने कहानी बनाई कि साहब शशि सिंह और उसकी लड़की ने मेरे को 11 जून 2017 को रात के 10 बजे फोन करके बुलाया कि एक गाड़ी तैयार है, आपकी कानपुर में नौकरी लगने वाली है। मैं गई और गाड़ी में उनका लड़का था, ड्राइवर था और कोई व्यक्ति था। उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप कर लिया। इस केस की जो है रिपोर्ट हुई 19-20 में। उसमें लड़की का एग्जामिनेशन हुआ, लड़की को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसको हम आमतौर पे कानूनी जुबान में हम कहते हैं कलम बंद बयान। इसको थोड़ा एक्सपैंड मैं करता हूं। रेप केस में निर्भया की जजमेंट के बाद यह अनिवार्य है कि जैसे ही कोई लड़की रेप को रिपोर्ट करे, विद इन 48 आवर्स आपने उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है और उनका 164 सीआरपीसी साइंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है, ताकि कल को वो अपने साइंड स्टेटमेंट से हॉस्टाइल ना हो जाए जब ट्रायल शुरू होगा। कभी बार क्या होता है, मुकर जाते हैं गवाह। सो इफ यू टर्न, अगर आप अपने साइंड स्टेटमेंट से मुकर कर गए तो जज मुलजिम को तो छोड़े तो पहले आपकी ही सजा करेगा। जब उसने वो बयान भी दिया तब भी उसने वो 4 तारीख के इंसिडेंट का कोई जिक्र ही नहीं किया। 4 महीने के बाद में उसने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी अपने अंकल के जरिए, जहां पर उसने बोला कि मेरे साथ जो है, उस चिट्ठी में उसने लिखा जी मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने 2 बजे दिन के रेप किया। एक जगह उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया जी मेरे साथ रेप 6 बजे हो गया। अदालत में उसने बोला जी 8 से 8:30 हो गया। और जब मैंने उस केस के साक्ष्य देखे तो मैंने ये पाया कि साहब ये 7:52 से 8:16 तक तो फोन पे बात कर रही थी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा तगड़ा हुआ और सीबीआई के केस के हमने जो है जी उसके हमने छक्के छुड़वा दिए। लेकिन केस इतना सेंसिटिव था कि मैं जो जज साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर कैसे, बड़े केसों में जज भी डर जाते हैं। तो ऐसे फिर मैं कैसे, अगर स्टोरी मैच नहीं हो रही थी तो फिर भी जज ने सजा करी। हाँ, तो कैसे करी? कुछ तो पाया होगा। हाँ, तो उन्होंने जो लड़की का बयान, जो
बात थी टेलीफोन करने की या जो सीडीआर मिला था उसको नकार दिया कि मैं ये बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूं, जबकि उस सीडीआर पे सीबीआई खुद ही रिलाई कर रहा था, वो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं था। आप समझे बात को? दैट वॉज नॉट अ डॉक्यूमेंट गॉट बाय मी इन डिफेंस। मैंने वो साक्ष्य पेश नहीं किए, वो साक्ष्य भी सीबीआई ही पेश कर रहा था। बट कहीं पे कुछ तो प्रूफ हुआ होगा, तभी इतना बड़ा केस बना। हाँ, और तो तभी उसमें उसको सजा ऐसे हुई। अब मैं आपको ऐसे बता दूं कि साहब जो ऑन व्हाट ग्राउंड्स उन्होंने मान लिया? उन्होंने जो लड़की का बयान है उसी के पे ऊपर सजा कर ली। नहीं, उसके बाद कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। उसमें देखिए ऐसा है कि साहब जो मेडिकल एविडेंस था वो नील था, नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस केस में लड़की के टूटे फूटे बयान के अलावा कुछ भी नहीं है, और केस मेरे मुताबिक टोटल झूठा है, कंप्लीटली अ फॉल्स केस, जिसको मैंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए साबित किया। एंड व्हाई डू यू थिंक सो कि ये बेसलेस केस है? क्योंकि देखिए, इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, वेरी सिंपल। बिकॉज कोई क्यों झूठ बोलेगा एक एमएलए के ऊपर कि यार इसने मेरे साथ ये किया, उसकी और क्यों फालतू पड़े में एक प्रॉब्लम लेगा, क्योंकि एक वो छोटे से गांव में उसे पता है कि अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाऊंगी तो मेरी लाइफ और हेल बनने वाली है, बेटर तो होगी नहीं। मेरे साथ ना अच्छा ट्रीटमेंट गांव में होगा, मुझे थ्रेट है, मेरे फादर की लाइफ का थ्रेट है, मेरे को मेरी लाइफ का थ्रेट है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। एंड प्लस उसके बाद इस कार से जीना लाइफ टाइम की, ओके अब सोसाइटी मुझे एक तरीके से देखेगी, राइट? तो मल्टीपल चीज़ें होती है, कोई क्यों ऐसे करके और इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा। तो देयर हैज़ टू बी सम रीजन। एंड उसके बाद अगर सामने वाले को जेल हुई भी, तो कोई तो जज ने भी, कोर्ट ने भी कुछ एविडेंसेस देखे होंगे, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन या ऑन द बेसिस लड़की के स्टेटमेंट खुद एक एविडेंस होती है, कन्फेशन की बात नहीं है। दरअसल क्या है, जब मैं एज अ डिफेंस लॉयर या जो मैंने केस लड़ा, जब मैं ये कहता हूं कि उसमें केस जो है वो कंप्लीटली झूठा था और सेंगर टोटली बेगुनाह है, उसकी दो वजह है। नंबर एक है कि दोनों घरों में खानदानी दुश्मनी थी। जो लड़की का परिवार था, उन्होंने एक पंचायत के इलेक्शन में कई साल पहले सेंगर के भाई पे गोली चलाई थी। ओके। वहां केस चला। उसमें उस लड़की के पिता और चाचा और दूसरे एक ताऊ भी था, 3 ब्रदर्स थे, वो तीनों उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो है प्रोसिक्यूट हुए। कौन कौन? लड़की के? जो लड़की का पिता, लड़की के 2 अंकल, चाचा और ताऊ समझ लीजिए, यूपी में। ऑल 3 ऑफ देम, तीनों जो है, दे वर फेसिंग अ ट्रायल कि उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के भाई पे गोली चलाई, इलेक्शन के दौरान गोली चलाई, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ। और ये बहुत पुराना केस था, ये 10 साल पुराना केस था, केस चल रहा था। उसमें से उस लड़की का जो एक चाचा है वो एब्सकॉन्ड करके जस्टिस से भाग गया। बाद में क्या हुआ साहब, जो 2 भाई थे उनको संदेह का लाभ लेते हुए उनको वहां जज ने एक्विट किया। जो ये दूसरा भाई था, इसने क्या करा कि साहब सर्टिफाइड कॉपी जो निकाली जजमेंट की, जो जजमेंट का रिकॉर्ड था, उसको जो है भी अदालत में पैसे वैसे खर्चे करके, घूस खिला के, उसने जो है अपना नाम जो है क्यू करके बीच में ऊपर लिख दिया। जो आदेश था कोर्ट का ऑर्डर कि साहब मैं भी इस केस में एक्विट हो चुका हूं, उसकी टेम्परिंग हो गई, इंटरपोलेशन कर दी ओरिजिनल रिकॉर्ड पे। और जो उसमें उसका वो चाचा है, उसका नाम महेश है, महेश सिंह, उसमें यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई चल रही थी, केस चल रहा था। जैसे मकोका होता है बॉम्बे में या दिल्ली में, ऐसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट होता है। ओके। उसमें उसने क्या करा कि जो ओरिजिनल जजमेंट इंटरपोलेट करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली और वहां पर जो है उसको फाइल करके वहां पर अपना एक्विटल ले लिया। अब ये कहानी तो आपको पता नहीं है, आम जनता को भी पता नहीं है,
दूसरा उसमें सबसे बड़ा लेक्यूना ये था कि अगर 4 तारीख को शशि सिंह इस केस में एक्विट हुई, वो को एक्यूज थी मेरे क्लाइंट के साथ। अगर 4 तारीख को शशि सिंह के बहलाने फुसकाने के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर ने आपका रेप कर लिया, तो 11 तारीख को उसी शशि सिंह के फोन पर आप रात में 10 बजे नौकरी करने के बहाने से कैसे पहुंच गए? बट आपको क्या पता कि वो नौकरी करने के बहाने गई थी उधर, कि मे बी ये प्रोसिक्यूशन का केस है, एडमिटेड केस है। ओके, ये लड़की का खुद का बयान है, ये उसका स्टेटमेंट, ये उसका स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट्स में जबरदस्त, जिसको हम कहते हैं मटीरियल अनबिलीवेबल कॉन्ट्रडिक्शन, इतनी जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन थी उस केस में कि कोई भी जज उसकी जो है सजा नहीं कर सकता था, लेकिन कर गए। क्यों कर गए? कर गए। There has to be reason, right? There has to be- आपको क्या देखिए, लगता है? What is, according to you, क्या रीजन लगता है? मेरे को जो रीजन लगता है जी, कि उसमें क्या है जी, हमारे जो जज लोग भी होते हैं, कई बहुत बोल्ड होते हैं, कई बोलते हैं यार बड़े केस में एक्विट कर लिया तो मेरे पे ही आफत ना आ जाए, And do you तो think कई प्रेशर भी होते हैं। देखिए जी, आखिरकार जज भी तो इंसान है भाई। आज सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि मीडिया इंट्रूजन की वजह से जजमेंट इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो जब जजमेंट इन्फ्लुएंस हो गई, इसका क्या मतलब है कि एक जस्टिफाइड केस में जज डर गया एक्विट करने से, या जबरदस्ती की कन्विक्शन कर गया, या किसी को जबरदस्ती छोड़ गया। एक बात बताओ, पूरी कंट्री को जी, इंक्लूडिंग मी, यस, मुझे भी ये लगता है कि उसमें जो वो पावरफुल एमएलए था उसकी गलती थी। ठीक है, हमें केस के नुआंसेस नहीं पता, बिल्कुल हमें नहीं पता जो आप बता रहे हो, हाँ, ठीक है, और हमें एग्जैक्ट एविडेंसेस भी नहीं पता, बट एक लार्जर मीडिया सेंटिमेंट की वजह से, बिल्कुल, एक इमोशनल सेंटिमेंट की वजह से, और इस कंट्री में जिस तरीके से बाकी रेप केसेस हुए हैं और जिसकी जो पुराना हमारा हिस्ट्री और ट्रॉमा रहा है कि बहुत लोग रेप केसेस या रेप करने के बाद बाहर खुले घूम रहे हैं, और जिस तरीके से हीनियस क्राइम्स होते हैं, हाँ, इन सब का अमलगमेशन होता है, जिसकी वजह से हम हमारा एक थॉट प्रोसेस बनाते हैं, हमारी एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है, परसेप्शन क्रिएट हो गया है, परसेप्शन क्रिएट, एक सोशल कंडीशनिंग की वजह से हमारा एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है। तो मुझे भी ये लगता है, और सबको, लार्जर ऑडियंस को यही लगता है, और मीडिया में भी यही दिखाया है कि इसमें ये सही जेल हुई, एंड राइट, इनफैक्ट काफ़ी लोग आई नो अराउंड मी वो हैप्पी थे कि फाइनली इस कंट्री में पावरफुल लोगों को जेल होना स्टार्ट हो गई। राइट, कोई पावरफुल एमएलए है जिसको, एक एमएलए मतलब वहाँ का बाहुबली होता है, बिल्कुल, एक छोटे से गांव में, बिल्कुल, राइट, तो उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल लड़की जीती, फाइनली कोई गलत नहीं कर सकता, हाँ, राइट, तो हम सबको ये लगता है, बिल्कुल लगता है, और हम सब खुश थे कि ये हुआ, एंड नाउ यू आर टेलिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी। एब्सोल्युटली, राइट, अब इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, एक, यहाँ आप बिल्कुल सही हो, या ये हो सकता है आप डिफेंस लॉयर हो, सो यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर स्टैंड, करेक्ट, व्हिच इज ऑलवेज ऑलवेज देयर, राइट। हाँ, तो क्यों ऐसा लगता है कि, आपको क्यों लगता है कि पूरी कंट्री या मैक्सिमम लोग, हाँ, एंड इंक्लूडिंग जज को, आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है कि हम सबको गलत इन्फॉर्मेशन, और हम वो सब गलत इन्फॉर्मेशन मान के अंदर ही अंदर एक तरीके से खुश हुए कि यार फाइनली जस्टिस हैव बीन सर्व्ड? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए क्या है कि साहब, जो पब्लिक की रिएक्शन है ये जस्टिफाइड रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मली हमारे मुल्क में, फॉर एग्जांपल आसाराम का केस देख लीजिए, गुरमीत राम रहीम हो गया, पावरफुल आदमी जो है वो हमेशा एक्विट हो जाए। तो लोगों को लगता है कि साहब अगर हम जो है एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है हमारी, ये बेशतर मान लिया चलो लोग गरीब हैं, तो अगर हमें मुल्क में इंसाफ भी नहीं मिल रहा तो हम क्या है, हम कुछ भी नहीं। तो इसलिए लोगों की एक रिएक्शन आती है। इन कंपैरिजन क्या है कि साहब अगर आप इंग्लैंड में जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स में जाएं, वहां पर इन चीजों पे लोगों को ये परसेप्शंस नहीं है, क्योंकि वहां इमीडिएट काम होता है, फटाफट जूरी ट्रायल लगती है,
फटाफट फैसला होता है, 25 साल मुकदमा चलता नहीं है। जब आप जूरी ट्रायल करते हैं तो 12-13 आदमी तो आम आदमी पे ही लेंगे, तो उनको 20 साल आप सेक्वेस्टर थोड़ी करेंगे। इन्हें मुकदमा भी जल्दी चलाना है। तो जो सोशल कंडीशनिंग है वो हमारी जो है अंग्रेजों के समय से ही जो पावरफुल आदमी है वो सिस्टम को पेनिट्रेट करता है और कामयाबी से करता है। वो बेस्ट लॉयर्स खड़े करता है, दिल खोल के फीस भी देता है, गवाह भी हटा देता है या उनको इन्फ्लुएंस कर देता है। और जो गरीब आदमी है वो इंसाफ के लिए तरसता रहता है। जो सोसाइटी की रिएक्शन है बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक तो जज जो है, जो उसका काम है, क्योंकि आपके पास तो इंफॉर्मेशन वो नहीं है कि मैंने क्या केस लड़ा, क्योंकि जो बात मैंने अभी आपको बताई वो तो आपके नॉलेज डोमेन में नहीं है, जज के पास तो है। अब जज क्यों नहीं एक्विट करता या क्यों जबरदस्ती की सजा करता है? कि वो भी एक इंसान है, उसके पास भी 15 प्रेशर्स हैं। कभी कभी हमारा नीचे का जज सोचता है कि यार ये बड़े केस में एक्विटल कर लिया तो पता चला मेरा हाई कोर्ट का ही एलिवेशन नहीं हो रहा। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। ये इंसान की कमजोरी है, उसके अंदर का डर है। जब तक आप अपने डर को नहीं मारोगे तो आप जो है फिर निष्पक्ष काम नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड एक्सेप्शन क्या था आपने बोला? एक तो ये, देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि साहब, इसीलिए मैंने कहा कि भाई इसमें जज एक्सेप्शन है। एक तो जज एक्सेप्शन और एक मीडिया एक्सेप्शन। देखिए जी, मीडिया एविडेंस भी देखता है, मीडिया को पता रहता है क्या हो रहा, लेकिन मीडिया जो है एक ऐसा नैरेटिव पेडल करता है जिसमें वो सच्चाई को मार देता है और इकोनॉमिक बेनिफिट को प्रोलिफरेट करता है। इसलिए हमारा मीडिया बिगड़ रहा है। तो ये गोदी मीडिया पहले क्यों नहीं था, अब क्यों है? क्योंकि जो आपको समाज ने जो दायित्व आप पे दिया, जो जिम्मेदारी आप पे दी, वो आप कहां निभा रहे हैं? बट ये तो हमेशा से था, ये अभी का नहीं है। अब काफ़ी समय से देखो, हर मीडिया एक बैलेंस बना के चलता है, जहाँ पे उसे इकोनॉमिक बेनिफिट देना है और कहाँ पे वो उनकी एक वैल्यू सिस्टम होता है जहाँ पे बोलते हैं यहाँ तो हम अगेंस्ट ही जाएंगे, राइट? कुछ तो, अब वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए वो फाइनेंसेस हो सकता है, किसी के लिए आइडियोलॉजी हो सकती है, आइडियोलॉजी हो सकती है, किसी के लिए उनका जो स्टार एंकर है वो जो बिलीव करता है वो हो सकता है। मल्टीपल रीजंस, राइट? तो सब ये हमेशा रहता है। इट्स ऑलवेज अ बैलेंस कि जहाँ पे आप कुछ पेड एक्टिविटीज़ करते हो और कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लड़ाई करते हो कि नहीं हम खड़े रहेंगे। और इसका बैलेंस हर 5 ईयर्स में अप डाउन होता था। कभी पेड ज़्यादा चलता है, कभी आइडियोलॉजी ज़्यादा चलती है, वो अपन। तो ये सालों से चल रहा है। आई डोंट थिंक अभी क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत प्रेवलेंट हो गया इसलिए लोग स्पेसिफिकली टैग देते हैं, बट ये हर 5 साल में आप उठा के देख लो, कुछ चैनल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे करते हैं और गलत करते हैं, और वो हर बार चेंज होता रहता है। इट्स मे बी टुडे मोर देन एवर, क्योंकि अब एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीडिया इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जो आप बोले कि जज पे, जज भी एक इंसान है, जज को लगता है कि प्रेशर। हाँ बिल्कुल। डोंट यू थिंक कि, क्योंकि यही हमें हमारे एक पॉडकास्ट पे किसी एक लॉयर ने बोला था, बहुत बार ऐसा होता है कि हाई कोर्ट्स में कुछ स्पेशल केसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉयर्स या जजेस को देते हैं ताकि वो केसेस लड़ें, एंड वहाँ पे जहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कौन क्रिमिनल है उसे कैसे भी करके डिफेंड करके बचाएं। एंड अगर वो ऐसे केसेस में डिफेंड कर जाते हैं तो उनका प्रमोशन होता है कि यार ये ऐसे केसेस में भी बचा के लेके आ गए, सो दे आर प्रॉब्ली वाइज, दे आर प्रॉब्ली क्लेवर, और मे बी दे, वो सब देखते हैं लॉ की नज़रों में। ऐसे बहुत बार होता है, राइट? तो डोंट यू थिंक सो कि ये थोड़ा बहुत बार, नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, डोंट यू थिंक कि ऐसा होता है कि बहुत बार ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट लॉयर्स को ऐसे केसेस दिए जाते हैं जहाँ पे उनको टेस्ट किया जाता है कि वो लॉ, मॉरल, एथिक्स या जो भी चीज़ें उन सब के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि उनका मे बी एक नई अपॉर्चुनिटी पे उनको जज किया जाना होता है। डू यू थिंक सो? नो, आई
वुड नॉट सॉर्ट ऑफ मैं इस Okay. पे इतना एग्री तो नहीं कर पाऊंगा ओके, इट्स ओके। क्योंकि केसेस में क्या होता जी, जो सरकार की तरफ से हमेशा सरकारी वकील रहते हैं, क्योंकि सरकार के पास एक वकीलों की टीम है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो तो वहाँ गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में है तो वहाँ गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह हो गए। जो प्राइवेट पार्टी है उसके पास लॉयर एंगेज करने का अपना एक चांस है। अब फॉर एग्जाम्पल जब ओम प्रकाश चौटाला, उसकी एक टीचर स्कैम में, हरियाणा में एक स्कैम हुआ रिक्रूटमेंट में, सीबीआई का केस चल गया और सीबीआई के केस में पटियाला हाउस कोर्ट में वो केस चला, वो 10 साल की सजा कर ली। हमारे एक बड़े शालीन जज हैं, शायर भी हैं, श्री विनोद कुमार, बड़े सुशील हसमुख, 2-2.5 साल उन्होंने केस चलाया, 3 साल और 10 साल की उनकी सजा कर ली। उसमें एक को एक्यूज्ड आईएएस ऑफिसर भी था, संजीव कुमार, 1985 काडर का था, उसकी भी 10 साल सजा हो गई। अब ओम प्रकाश चौटाला है, उस पर पैसों की कोई तो कमी नहीं। जब हाई कोर्ट में उसकी अपील हुई तो उन्होंने राम जेठमलानी को वकील मुकर्रर किया। जेठमलानी साहब ने करोड़ों में फीस ली। जेठमलानी साहब जो है वो बड़े महान कलाकार वकील थे, वो बड़ा से बड़ा केस फ्री करते थे और ऐसा केस आने पे तो जो साहब कोई लिमिट ही नहीं थी, अनबिलीवेबल फीस उन्होंने चार्ज करी। लेकिन मुकदमा नीचे बिगड़ गया तो अपील डिसमिस हुई। लगभग 1.25 करोड़ रुपए पेशी के हिसाब से उसमें फीस ली गई। उन्होंने खुद मेरे को एक दिन बताई। एंड वो उसके बाद भी उनको जस्टिस नहीं दिला पाए, कुछ भी नहीं हुआ। और 38 पेशियां उन्होंने करी एट 1.25। उसके बावजूद जो है वो अपील डिसमिस हुई। ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल साहब ने, जो आज की डेट में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जब एसएलपी लगी या जो सुप्रीम कोर्ट की अपील, तो उन्होंने तो फाइल का जो ऊपर धागा होता है वो तक नहीं खोला, ऊपर से ही फाइल फेंक दी। क्यों भाई? फाइल पढ़ के आए थे कि हस्तक्षेप नहीं करना है, कोई नोटिस नहीं होगा, चौटाला 10 साल अंदर। किस बात पे जेल हुई है? करप्शन। तो जो आपने बात करी कि जी बड़े बड़े केस कुछ वकीलों को दिए जाते, नहीं, जो बड़ा केस है जी वो पार्टी खुद एंगेज करती है। अब जैसे जेठमलानी साहब थे तो उनको कंट्रोवर्शियल केस लेने की बड़ी खतरनाक चुस्की थी। कंट्रोवर्सी का मतलब जेठमलानी। इंदिरा गांधी मर्डर हो गया तो जेठमलानी खुद आते थे, ये केस मैं लड़ूंगा। राजीव गांधी असैसिनेशन हो गया, ये केस मैं लड़ूंगा, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। पब्लिक की तरफ से ना, मुल्जिम की तरफ से। ओके। क्योंकि चैलेंज तो उसमें मुल्जिम को ही निकालने का है। हर्षद मेहता, पार्लियामेंट अटैक में वो जो है साहब वकील मुकर्रर थे। ही डिफेंडेड प्रोफेसर SAR गिलानी, वो एक एक्यूज थे उसमें। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील हुई, 4 महीने बहस हुई। और क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उनको जो है कि साहब जो बड़ा केस, कंट्रोवर्शियल केस, उसमें उनको मुल्जिम को डिफेंड करने में एक जबरदस्त सोल सेटिस्फैक्शन मिलती थी। ये खुद उन्होंने मेरे को एक बात बताई। पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, आपको लगता है कि इस कंट्री में, इंडिया में, जिसके पास पावर, इन्फ्लुएंस और पैसा है, वो किसी भी केस से बच सकता है? बेशतर बच सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन ये चांसेस है कि बच सकता है। चांसेस काफी है कंपैरेटिवली टू समबडी जिसके पास पावर, पैसा और वो कम है। हाँ, बड़े आराम से गलत काम करके भी बच सकते हैं। बिल्कुल। एंड क्यों बच सकते हैं? इज इट कि उनके पास मीन्स होता है चीज़ें इन्फ्लुएंस करने का, कि उनके पास पैसे होते हैं टू हायर लॉयर्स लाइक यू एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉयर्स, कि वो हर चीज़ टैम्पर कर सकते हैं, कि वो सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं? क्या होता है? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसमें ये होता है साहब कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म है, क्योंकि प्रोसिक्यूट कौन करेगा?
प्रोसिक्यूटर किस बेसिस पे करेगा? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी वो कौन है? पुलिस, सीबीआई, ईडी, डीआरआई। वो जबरदस्त परमिएबल होते हैं इन्फ्लुएंस के लिए। परमिएबल मतलब? उनके यहां पेनिट्रेशन होती है, मतलब वहां पे काम वहीं से होता है और वो इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, अगर ओम प्रकाश चौटाला इतनी करोड़ों में फीस दे गया जेठमलानी को, फिर भी केस हार गया, फिर भी तो केस हार गया, तो हमेशा तो ये बात नहीं चलेगी। लेकिन मान लीजिए कि जिस तरीके से जसिका लाल केस हुआ कि जो गोली गई, बैलिस्टिक ने गोली ही चेंज कर ली, अब बैलिस्टिक रिपोर्ट गया, तो अब प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? तो जो आपने बात कही बहुत अच्छी कही। देखिए, बेस्ट ऑफ द लॉयर्स तो कोर्ट में केस के चिथड़े उड़ाएंगे, बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, अच्छी डिफेंस रखेंगे और अच्छा क्रॉस एग्जामिन करेंगे, मुकदमे की स्ट्रेटजी अच्छी बनाएंगे। लेकिन अगर जो पावरफुल आदमी है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्फ्लुएंस कर गया तो वो हमेशा जीतेगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंडिया में बहुत ही इन्फ्लुएंस है आज भी, अभी भी, और अब ज्यादा ज्यादा। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में करप्शन जो है वो घटने के बदले में बढ़ गई, क्योंकि सबको पता है कि ये इन्फ्लुएंशियल पार्टी तो इससे मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता, 100%। एंड इज इट, मतलब कैसे होता है करप्शन? इज इट जस्ट मनी? एब्सोल्युटली, दैट इज द मेन मोटिव। जस्ट मनी की पावर, रैंक्स, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें हैं। प्राइमरी एल्योरमेंट तो है जी, मेरे लिए क्या कर रहे हो, मुझे कितना पैसा मिला। हाँ। एंड इज इट, मैंने अनिल देशमुख, ये जो अनिल देशमुख यहीं का था होम मिनिस्टर, वो बंद हुआ, उसका वकील भी बंद हुआ, वो 9 साल का वकील है, उसके साथ सीबीआई का आईओ भी बंद हो गया। सीबीआई ने अपना ही आईओ करप्शन में बंद किया, मैंने वकील की बेल कराई दिल्ली में। तो जब सीबीआई का आईओ खुद जो है रिश्वत खाने के इल्जाम में फंस गया, तो आप केस क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? जब बैलिस्टिक ने गोली बदलाई, एग्जामिनर ने अंडरगारमेंट बदला लिया, खून मुर्गी का डाल दिया या किसी और का डाल दिया, तो अल्टीमेटली क्या है, पैसा वहां काम, इन्फ्लुएंस भी काम आता है। तो ये सब तो लेकिन फर्स्ट 48-70 आवर्स में ही हो जाता इसके बाद में भी होता है। अच्छा, वहां पे भी सब चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो पुलिस केस बना रही होती है तो केस डायरी पे तो उसका कमांड है, यानी कि वो केस क्या बना रहे हैं उसका पावर टोटल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे है। कल को एक गवाह उसने बुलाया, उसने 5 चीजें कही, 3 जबरदस्त इनकल्पेटरी हैं या इंप्लीकेट कर रहे हैं, उन्हें लिखी नहीं, और कहीं फंसाना है तो गवाह ने बोला ही नहीं, वो खुद ही लिख गया। तो दोनों तरफ की गेम है। इस पे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, प्लीज। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस बंद कौन हुआ? अभी का होम मिनिस्टर। मुलजिम कौन थे? सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में मुलजिम कौन थे? सांगियन पांडियन, आईपीएस ऑफिसर, डीजी वंजारा, 6-7 साल कस्टडी में रहे, एक्विटल हो गया। किस बेसिस पे? हर गवाह हॉस्टाइल गया, हर गवाह ने अपना अदालत में जो पुलिस में पहले बयान दिया था चेंज कर दिया, उससे पलट गए। कॉम्प्रोमाइज कहां हुआ? कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि साहब केस तो बनाएंगे लेकिन उसको ऐसा बनाएंगे कि एक्विटल आपका होना ही है। वो कैसे हुआ? छोटे छोटे केस में, अभी जो मैंने आपको पहले बात बताई कि जहां आपको लगता है कि गवाह जो है इंपॉर्टेंट है, उसको बांधने के लिए उसका कलमबंद बयान लिखा जाता है। उसमें कलमबंद बयान गवाहों के लिखे ही नहीं। अब अगर गवाह का कलमबंद बयान होता और गवाह अदालत तशरीफ लेके आता, कटघरे में खड़ा हो जाता, और अगर वो हॉस्टाइल होता
तो गवाह को उसकी बीवी भी ये बोलती कि गवाह अगर अपने बयान से पलट गए तो सांगियन पांडियन तो छूटेगा पर तेरी सजा होगी। तो हर गवाह हॉस्टाइल हो गया, तो रास्ता निकल गया। तो कहीं इन्फ्लुएंस इस तरीके से चलता है। पर यही केसेस तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। डू यू थिंक कि ये पूरा जो करप्शन या इन्फ्लुएंस होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, उसके टॉप मैनेजमेंट से होता है कि बॉटम से होता है? टॉप से होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी परमेएबिलिटी, आपकी पेनिट्रेशन कहाँ है। तो जो उस टाइम पे जो लीड कर रहा होगा, जो चीफ होगा, हाँ, उससे अगर आपने एक तरीके की सेटिंग कर लिया और उसे इन्फ्लुएंस कर लिया, हाँ, तो नीचे के जितने 15-20 ऑफिसर्स हैं सब दे हैव टू फॉलो इन लाइन। कोई ऐसा नहीं निकलता कि नहीं मैं नहीं करूंगा। होता बट देन उसके भी तरीके होते हैं। उसके भी तरीके होते हैं। हटाओ, किसी और ब्रांच में फेंको, इस केस से हटा। हाँ बिल्कुल हटाइए। एंड ये सारा, यू थिंक मैक्सिमम ये सब जो इन्फ्लुएंस का नेगोशिएशन होता है, ये लॉयर्स करते हैं कि ये डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी? ये पार्टी करती है। लॉयर्स का हस्तक्षेप नहीं होता। बट लेट्स से कि